आज मैं आपके पार्ट 17 हंसनी की भविष्यवाणी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं मनमोहन मदारिया। सर्वप्रथम तो मैं इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, जो इस प्रकार है। समाज कल्याण से निरंतर रूप से जुड़े मनमोहन मदारिया का जन्म मध्य प्रदेश के पोहनी नरसिंहपुर गांव में 3 सितंबर 1929 को हुआ। आपने बीएससी, एमए और एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आप दैनिक अखबारों में संपादक के कार्य से जुड़े। विज्ञान और साहित्य की समझ और पत्रकारिता की सूझबूझ के कारण भी साहित्य सृजन से जुड़े। साहित्य सृजन के क्षेत्र में उन्होंने कहानी, उपन्यास, संस्मरण, व्यंग और बाल उपयोगी साहित्य की रचना की। आपने मध्य प्रदेश शासन के समाज कल्याण से अवकाश ग्रहण किया। आज भी आप साहित्य सृजन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं बताने जा रही हूं मैं। मदन मोहन जी ने अपनी साहित्य रचनाओं में अपने विचार, अनुभव और समकालीन सोच में सामंजस्य को स्थान दिया है। यह सामंजस्य उनकी रचनाओं से स्पष्ट झलकता है। जमीन से जुड़ाव और सामाजिक समस्याओं से साक्षात्कार ने आपकी रचनात्मकता को व्यापक फलक प्रदान किया है। यही कारण है कि उन्होंने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। अब इनने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, इसके बारे में, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ। तो एक बासंती रात समुद्र के किनारे, ये इनकी कहानी संग्रह है। 4 दीवारी मिसेज लाल उपन्यास है। बेसहचर आत्मा के संस्मरण संग्रह है। मेरी प्रिय व्यंग रचनाएं व्यंग संग्रह है। सूरज की धूप बालू, ये जो एकांकी संग्रह है। और उसके बाद गुड्डी का लाल उपन्यास है। आज की लोक कथाएं, बाल कथाएं आदि बाल उपयोगी साहित्य है। इनकी जो भाषा शैली है वो सहज, सरल, प्रांचल, खड़ी बोली आदि है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी जो भाषा है व्यंग भी है इसमें, ठीक है। उसके अलावा बाल उपयोगी साहित्य में बहुत सरल है और स्वाभाविक भाषा का उपयोग किया है, ठीक है। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद मैं इनकी जो कहानी है इसका सार बताने जा रही हूँ। वो सेकंड वीडियो में होगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आपके हंसनी की भविष्यवाणी के जो राइटर हैं मनमोहन मदारिया, इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था। अब मैं कहानी के सार पर प्रकाश डाल रही हूँ। ओके, मनमोहन मदारिया ने इस कहानी में लोक कथा शैली को अपनाया है और प्रजातंत्र शासन की प्रारंभिक अवधारणा को एक कल्पना कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है ये मैं बताने जा रही हूँ। एक देश के राजा के उनको कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़े हो चुके थे। अब उसके बाद बूढ़े राजा को मंत्री ने किसी योग्य बालक को गोद लेने के लिए सलाह दी। जब कोई संतान नहीं होती, कोई राज करने वाला नहीं होता, तो वहां के मंत्री को चिंता सता रही थी कि अब राजा के मरने के बाद कौन उस राज्य का देखभाल करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको सलाह दी कि आप किसी को गोद ले लीजिए। परंतु राजा ने इस सलाह को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि भगवान नहीं चाहते कि इस देश के राज सिंहासन पर मेरे वंश का राज रहे। मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब मंत्री जी बड़े चिंतित हो गए कि अब ये राजकाज कौन संभालेगा, कौन राजा बनेगा। वह स्वयं भी बहुत वृद्ध थे।
वे मरने से पहले किसी चतुर आदमी के हाथ में राजकाज सौंपना चाहते थे। उन्होंने कई लोगों से सलाह की, पर कोई ठीक से राय नहीं दे सका। एक दिन मंत्री जी महल के पीछे सरोवर के किनारे टहल रहे थे। नया राजा चुनने के संबंध में सोच रहे थे कि समस्या अचानक सुलझ गई। सरोवर के किनारे टहलते हुए उन्हें हंस हंसने की बातें सुनाई पड़ी, जो मंत्री जी और नया राजा चुनने के संबंध में ही बातें कर रहे थे। हंसनी ने सुझाव दिया कि जिसका राजकाज है उसे ही संभालने दिया जाए। हंस ने कहा, देश की असल मालिक तो प्रजा है, देश उसका ही है। हंसनी ने कहा, न्याय की बात तो यही है कि मंत्री जी को राजकाज प्रजा को सौंप देना चाहिए। इसके बाद हंसनी ने प्रजा को राजकाज सौंपने की सारी प्रक्रिया समझाई। हंसनी की बातों को सुनकर मंत्री जी को उपाय सूझ गया। उन्होंने एक विचार सभा बुलाई। उसमें 300 आदमी थे। वे देश के 3 करोड़ जनता द्वारा चुने गए थे। उनमें से एक आदमी को नेता चुना गया। वह देश का मुखिया हुआ। उस मुखिया ने विचार सभा में से 4 आदमी और चुन लिए। वे मिलकर राजकाज चलाने लगे। यह बंदोबस्त प्रजा के लिए बड़ा हितकारी हुआ। प्रजा नए ढंग के राज में पहले से अधिक धनी और सुखी हो गई। पुराने मंत्री अपने महल में आराम से रहने लगे। एक दिन जब मंत्री जी सरोवर की ओर विहार के लिए गए तो उन्होंने हंसनी को बातें करते फिर से सुना। हंसनी जो हंस है वो हंसनी से कह रहा था कि अपने देश में प्रजा का ही राज स्थापित हो गया। हंसनी ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आज नहीं तो कल यह होने ही वाला था। अब दूसरे देशों में भी ऐसा ही राज कायम होगा। हंस ने कहा, भगवान करे तेरी बात सच हो। मंत्री ने उसकी बातें सुनकर संतोष की सांस ली और मन ही मन कहा, चलो आखिरी वक्त में मुझसे एक न्याय का काम हुआ। आगे चलकर हंसनी की भविष्यवाणी सच हुई। दूसरे देशों में भी उस ढंग का राज फैल गया। इस ढंग के राज का मतलब आज जो प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, ये जो राज है ये प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको ये सार समझा दिया है। आगे क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में दूंगी। एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। ओके।